हाँ जी बेटा, सम नंबर 43 कर रहे थे हम। देखो बेटा क्या कहता है इसमें, मिस्टर एक्स के पास बेटा 3 मकान है और तीनों के तीनों मकान बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, फर्स्ट हाउस का स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू भी दे रखी है, फेयर रेंट। एक बार जरा बेटा बताना मेरी साउंड क्लियर आ रही है? हाँ जी बेटा, जरा बताओ चैट बॉक्स में लिख के, मेरी साउंड क्लियर है? चलो ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए मिस्टर एक्स के 3 मकान हैं और तीनों के तीनों मकान क्या हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। स्टैंडर्ड रेंट बेटा दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट। ऐसे ही बेटा हाउस 2 की डिटेल्स दी हुई है और हाउस 3 की। अच्छा, क्या कहता है, एक्स ने 30,000 रुपीज़ का लोन लिया हुआ है, कौन से मकान के लिए, थर्ड हाउस के लिए, थर्ड हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए। और डेट ऑफ लोन दे रखी है, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द हाउसेज इज कंप्लीटेड इन मई 2017। सारे के सारे मकान मई 2017 में बन के तैयार हुए। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और लास्ट लाइन बेटा पढ़ो, एज्यूम हाउस नंबर 2 और 3 को क्या मानना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ जी बेटा, क्लियर लिखा हुआ है, हाउस नंबर 2 और 3 को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करना है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ जी बेटा, ये है मिस्टर एक्स। लो बेटा, इसके 3 मकान दिए हुए हैं। हाँ जी बेटा, पहला मकान जो है ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ जी बेटा, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तीनों के तीनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कहती है बेटा, गवर्नमेंट कहती है हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मकानों को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हैं। 2 को छोड़कर बाकी जितने भी मकान होंगे उनको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और हाउस नंबर 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है। तो फर्स्ट हाउस बेटा जो है, सुनो ध्यान से, फर्स्ट हाउस को क्या ट्रीट करेंगे, फर्स्ट हाउस को बेटा ट्रीट करेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है जी। हालांकि ये मकान भी खुद के रहने के लिए यूज हो रहा है, बट गवर्नमेंट कहती है ज्यादा से ज्यादा 2 मकानों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस को बेटा डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। ठीक है, लो जी करते हैं बेटा। पहले सबसे पहले इन दोनों मकानों पे आ जाओ जो सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड की बेटा एनुअल वैल्यू क्या होगी बताइए, एनुअल वैल्यू नील। हाँ जी बेटा, थर्ड हाउस की एनुअल वैल्यू कितनी, इसकी भी बेटा एनुअल वैल्यू नील। और सिर्फ एक ही चीज माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकंड हाउस के लिए बेटा इंटरेस्ट है ही नहीं। हाँ जी बेटा, सेकंड हाउस के लिए कोई लोन नहीं लिया गया, तो यहाँ पे तो क्या करो, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी बेटा, नील आ जाएगा। सेकंड हाउस की तो बेटा इनकम आ गई, नील। अब आ जाओ थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस के लिए बेटा लोन लिया, इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, इसका वर्किंग नोट बना के हाँ जी बेटा लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर थर्ड हाउस। हाँ जी बेटा, थर्ड हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले बेटा निकालो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, 1920। हाँ जी बेटा, लोन कितने रुपए का है, 30,000 का। 30,000 का बेटा लोन है और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ जी बेटा, 30,000 का 20% कर दो। लोन वापस किया गया मई में, मई 2020 में। 19-20 में तो बेटा लोन वापस ही नहीं हुआ, 20-21 में पूरा का पूरा लोन वापस किया गया। तो 19-20 में तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें 30,000 पे। तो 6,000 तो बेटा ये आ गया। ठीक है,
चलो जी, एक तो ये हो गया। अब निकालो बेटा पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए एक तो लिखो डेट ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ लोन क्या है? 1/6/12, 1/6/12 से लेकर, हाँ जी बेटा, और जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ है, मकान बेटा बना है मई 17 में। मई 17 का मतलब हो गया बेटा, हाँ जी बेटा, मई 17 कौन सा ईयर है? मई 17 का मतलब है 17/18। 17/18 से पहले वाला साल, 17/18 से पहले वाला साल बनेगा 16/17, और 16/17 की बेटा लास्ट डेट 31/3/17। हाँ, वेरी गुड, 31/3/17। लो बेटा निकाल लो, 1/6/12 से 31/3/17। ठीक है, इसको निकालिए। ये बेटा कितने महीने बनेंगे? 7 महीने तो 2012 के, 13 पूरा, 14 भी पूरा, 15 भी बेटा पूरा, 16 भी पूरा, और 17 के 3 महीने। हाँ जी बेटा, जरा कैलकुलेट करो कितना बना। हाँ जी बेटा, टोटल मिला के कितना आ गया? 58 मंथ्स। लो जी, 58 मंथ्स बेटा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन गया। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो। हाँ जी बेटा, कैसे निकाल लेंगे? कितने का अमाउंट है लोन का? 30,000। 30,000 का लोन था। हाँ जी बेटा, रेट कितने परसेंट है? 20%। और 58 महीनों का निकालना है, तो 58/12। लो बेटा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, 29,000 आ गया ये। हाँ जी बेटा, 29,000 जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया बेटा, इसकी 5 किस्तें बना लो। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन की 5 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की बनेगी बताओ? हाँ जी बेटा, 5800 की 5 किस्तें बन जाएंगी। लो बेटा, 5800 की 5 इंस्टॉलमेंट बना दी। अब पहली इंस्टॉलमेंट बताओ कौन से ईयर में अलाउड होगी? पहली इंस्टॉलमेंट जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ है, 17/18। दूसरी 18/19। फिर बेटा 19/20। फिर 20/21। और फिर 21/22। तो आपका ईयर कौन सा है? आपका ईयर बेटा 19/20 है। ठीक है, तो 19/20 में आ रही है 5800। तो 5800 तो बेटा ये हो गए, और 6,000 ये हो गया प्रीवियस ईयर का, दोनों का टोटल कर लो। 6,000 और प्लस 5800, 11,800 इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा यहाँ पे माइनस होगा। और बेटा इस 11,800 की जो, हाँ जी बेटा, पहले नीचे मैं टोटल निकाल दूं। इन दोनों का बेटा टोटल कर लेना, 6,000 और 5,800 का, ₹11,800 ये आएगा। अब 11,800 बेटा जब यहाँ माइनस करोगे, तो एक बार ये देखो कि लोन किस पर्पज के लिए लिया गया था? कंस्ट्रक्शन के लिए। तो क्या करोगे? 11,800 की तुलना किससे करोगे? 2 लाख के साथ। कल ही बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा लिमिट होती है इन दोनों में विच एवरेज लेस। 11,800 और 2 लाख विच एवरेज लेस। 11,800 की बेटा डिडक्शन मिल जाएगी। ये हो गया 11,800, ये लॉस आ गया। हाँ जी बेटा, लॉस आ गया हमारा कौन से हाउस से? थर्ड हाउस से। अब आ जाओ फर्स्ट हाउस पे। हाँ जी बेटा, फर्स्ट हाउस पे आ जाइए। फर्स्ट हाउस को हमने क्या लेट करना है? डीम टू बी लेट आउट। हाँ जी बेटा, इसकी बेटा वो निकाल लो पहले। फर्स्ट हाउस की क्या निकालेंगे? ग्रोस एनुअल वैल्यू। हाँ जी बेटा, देखो स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू है 10,000, और फेयर रेंट है बेटा 18,000। तो पहले इन दोनों की तुलना करो, 10 और 18 विच एवरेज हाइयर? 18,000। और 18,000 की तुलना स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट है 15 विच एवरेज लेस? हाँ जी बेटा, 15,000 आ गया। 15,000 हमारी ग्रोस है, ये वर्किंग नोट में निकाल लीजिएगा। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से बेटा क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस बेटा दे रखे हैं,
बट ध्यान रखना पेड बाय ओनर होने चाहिए, पेड बाय ओनर। हाँ जी बेटा, कुछ भी नहीं कह रखा तो हम पेड बाय ओनर ही एज्यूम करेंगे। तो ये बेटा हो गया। और वैसे भी इस मकान में किराएदार तो है ही नहीं, तो ओनर को ही पे करने हैं। हाँ जी बेटा, ये हमारी नेट एनएल वैल्यू आ गई। और लेस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट, 30%। हाँ जी बेटा, करो जरा। 4140। और एक बेटा माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्स्ट हाउस के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन देखो दे रखा है कहीं, फर्स्ट हाउस के लिए कोई लोन नहीं लिया। लो बेटा, बस कर दो, 13,800 में से 4,140 माइनस कर दो। 9,660 रुपये बेटा ये आ जाएगा। लो बेटा, अब तीनों मकानों की इनकम ऐड कर दो। 9,660 प्लस नील, एक बेटा ये हो गया, एक ये हो गया नील, और एक 11,800। हाँ जी, तीनों का टोटल कर लो। तीनों का टोटल क्या आएगा, 96 प्लस 0 प्लस 11,800 बेटा नेगेटिव है ये। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा ₹2140 लॉस आ जाएगा। ठीक है जी, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वैसे तो ये लिखा हुआ है कि सेकंड और थर्ड हाउस को क्या ट्रीट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर पेपर में ये ना लिखा होता, अगर सपोज करो पेपर में ये ना लिखा होता कि सेकंड और थर्ड हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, तो बेटा आपको 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। 3 केसेस बना के तीनों में जिसकी टैक्सेबल इनकम सबसे कम बनेगी। हाँ जी, 3 केसेस बनाएंगे, और जिन जिन तीनों केसेस में जिनकी टैक्सेबल इनकम सबसे कम बनेगी वो हम ले लेंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो क्वेश्चन में लिख दिया हाउस नंबर 2 और 3 को हमें क्या ट्रीट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ जी बेटा, हाँ। चलें आगे, इस सब में किसी को कोई डाउट। हाँ जी बेटा, चलिए एक आधा सम और देखते हैं, इस टाइप का है तो। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए एक छोटा सा पॉइंट है वो कर लेते हैं बेटा, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। हाँ जी बेटा, देखिए सुनिए ध्यान से, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट बेटा क्या होता है, जो किराया डूब गया था, वो किराया जो किराएदार ने मकान के मालिक को देने से इनकार कर दिया, उसको बेटा अनरियलाइज रेंट बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि किराएदार जिसने अनरियलाइज रेंट देने से मना किया है, वो बेटा बाद में हो सकता है किसी साल में आपका अनरियलाइज रेंट चुका दे, यानी कि आपका जो बेड डेट्स हुआ था वो रिकवर हो जाए। तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा।
हाँ जी बेटा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अनरियलाइज़ रेंट जो रिकवर हुआ है, अनरियलाइज़ रेंट इफ रिकवर्ड बाय द ओनर इन एनी लेटर ईयर, लेटर ईयर का मतलब बाद में किसी साल में रिकवर हो जाता है, विल बी ट्रीटेड एज द टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, अगर अनरियलाइज रेंट रिकवर हो जाता है तो उसको बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, दूसरी बात बेटा आपको ये ध्यान रखनी है कि अनरियलाइज रेंट जब रिकवर होगा तो क्या उसमें से किसी तरह की कोई डिडक्शन भी लेस होगी? तो ध्यान रखना, इसमें से बेटा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बेटा एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, जो भी अमाउंट रिकवर हुआ है, हाँ जी बेटा, उसमें से 30% हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे। ठीक है जी। तीसरी बात, अनरियलाइज रेंट को रिकवर करने के लिए यदि मकान के मालिक ने कोई खर्चा किया है, हाँ जी बेटा, मकान के मालिक ने अनरियलाइज रेंट को रिकवर करने के लिए हो सकता है टीनेंट के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया हो। ठीक है जी। टीनेंट के घर पे कोई लीगल नोटिस भेजा हो, तो लीगल नोटिस भेजने के लिए बेटा बीच में वकील की जरूरत पड़ेगी और वकील की फीस देनी पड़ेगी। तो क्या क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अनरियलाइज रेंट को रिकवर करने के लिए जो भी खर्चा मकान के मालिक का हुआ है क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? उसकी बेटा कोई डिडक्शन नहीं है। हाँ जी बेटा, नो डिडक्शन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटा, नो डिडक्शन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस विल बी अलाउड, नो डिडक्शन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस विल बी अलाउड regarding the recovery of unrealized rent। हाँ जी बेटा, अनरियलाइज रेंट की रिकवरी से संबंधित जो भी खर्चे हैं, ठीक है, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा इसीलिए दी जाती है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% इसीलिए दी जाती है कि अनरियलाइज रेंट की रिकवरी से संबंधित यदि कोई खर्चा हुआ हो तो उसके लिए बेटा ये डिडक्शन है और ये सभी को मिलेगी, चाहे किसी ने अनरियलाइज रेंट की रिकवरी के लिए कोई खर्चा किया हो चाहे ना किया हो, सभी को बेटा ये डिडक्शन देनी ही देनी है। ठीक है। अच्छा, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, मान लीजिए जिस मकान से संबंधित अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है, हाँ जी बेटा, जिस मकान से संबंधित वो अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है, यदि वो मकान ओनर के द्वारा बेचा जा चुका है, यदि मकान का मालिक उस मकान को बेच चुका है और उसके बाद किराएदार से ये पैसा रिकवर हुआ है, यानी कि आज के दिन वो उस मकान का मालिक नहीं है। हाँ जी बेटा, सुनना ध्यान से, अनरियलाइज रेंट जिसको रिकवर हुआ है यदि वो उस मकान का मालिक ही नहीं है आज, तो क्या तब भी उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम में शामिल किया जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड की एक कंडीशन थी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर वही व्यक्ति टैक्स पे करता है जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है जिस मकान से संबंधित किराया बेड डेट्स हुआ था वो मकान मकान के मालिक बेटा सेल कर चुका हो, तो सेल कर चुका है तो आज के दिन तो वो उसका ओनर ही नहीं है, तो क्या उस केस में भी अनरियलाइज रेंट को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रीट किया जाएगा? तो आंसर इज यस। हाँ जी बेटा,
उसको आज भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बेटा मानना है और हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। तो यहाँ मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ। हाँ जी बेटा, इफ 1 मिनट बेटा, यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे। हाँ जी बेटा, रिकवर्ड अमाउंट will be treated as the income of house property head, whether the assessee is owner of that house or not। हाँ जी बेटा, चाहे करदाता उस मकान का ओनर हो चाहे ना हो, आपने ओनरशिप नहीं देखनी, बस आपने ये देखना है। हाँ जी बेटा, जो किराया रिकवर हुआ है, जो मकान के मालिक को किराया रिकवर हुआ है, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, भले ही मकान का मालिक वो इस टाइम उसका ओनर हो चाहे ना हो। ठीक है, ये बेटा 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। बताओ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ जी बेटा, जल्दी बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बेटा, सुनिए ध्यान से। आपने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा होगा अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड। हाँ जी बेटा, जैसे सपोज करो ये दे रखा है अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड ₹30,000। तो आपने इसमें से क्या माइनस कर देना है? हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। सपोज करो ये 30,000 का बेटा 30% कितना हो गया? 9,000। ये माइनस करके और अदर सोर्सेज, और सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितना अमाउंट लेंगे? हाँ जी बेटा, ₹21,000। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आना चाहिए। ठीक है जी, ये सबसे लास्ट में बेटा ऐड करना है आपने। पहले तो हाउस प्रॉपर्टी की करंट ईयर की इनकम निकाल के, और उसके बाद लास्ट में ये 21,000 और ऐड हो जाएंगे जो अनरिलाइज रेंट के। इससे रिलेटेड बेटा एक सम करते हैं, फटाफट से एक सम निकालो। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर बेटा 13 निकाल लीजिए। 13। हाँ जी बेटा, देखो 13 क्वेश्चन में क्या कहता है। हाँ जी बेटा, हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, और क्या क्या दिया हुआ है? फेयर रेंट गिवन है आपको 72,000। लेट आउट हाउस, और 7,000 पर मंथ बेटा उसका किराया है। स्टैंडर्ड रेंट है 60,000। म्यूनिसिपल टैक्स बेटा 2 सालों का दिया हुआ है, 18-19 और 19-20 का। और नीचे अदर इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, मकान 2 महीने बेटा खाली भी रहा है। अच्छा जी, 18-19 का कोई किराया जो डूब गया था वो 19-20 में रिकवर हो गया 20,000 पे। और एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो डूबा हुआ किराया वसूल हुआ है उसको वसूल करने पे 5,000 रुपये बेटा खर्च भी हुए हैं। और एरियर ऑफ रेंट, एरियर भी रिकवर हुआ है, 12,000 रुपये का बेटा एरियर है। देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं। लो बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। लेट आउट हाउस है ये। हाँ जी बेटा, देखिएगा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट।
एक्सपेक्टेड रेंट बेटा कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। हाँ जी बेटा, देखो इस क्वेश्चन में एक तो बेटा फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट हमारा है 72,000। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू बेटा नहीं दे रखी, म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट दे रखा है और रेट दे रखा है। म्युनिसिपल वैल्यू बेटा निकालनी पड़ेगी। देखो म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्युनिसिपल टैक्स का फॉर्मूला ये होता है म्युनिसिपल वैल्यू इनटू रेट बाय 100। तो म्युनिसिपल टैक्स बेटा कितने दे रखे हैं, 10,000 रुपये। म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपये दे रखा है और म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लेना। रेट बेटा दे रखा है हमें 20%। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स 1 साल के ले लो और उससे म्युनिसिपल वैल्यू का अमाउंट बेटा बताओ कितना आएगा। 50,000 बेटा हमारी म्युनिसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए हाँ जी बेटा, यहाँ मैं म्युनिसिपल वैल्यू लिख दूँ 50,000। अब बेटा निकाल लो, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है हमें, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 60,000। सबसे पहले बेटा इन दोनों का कंपैरिजन करो, 72,000 और 50,000 का, विच एवरेज हाइयर। और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करो, विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 आ गया। हाँ जी बेटा, अब एक्चुअल रेंट ऑफ लेट आउट पीरियड, एक्चुअल रेंट बेटा 7,000 इंटू 10 मंथ्स का लेंगे। हाँ जी बेटा, 7,000 इंटू 10, 70,000। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करो, एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से क्या है, ज़्यादा है। और इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेंगे। हाँ जी बेटा, एक्चुअल रेंट। लो बेटा, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। तो अब क्या माइनस करोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से बेटा क्या माइनस करते हैं। हाँ जी बेटा, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्स बेटा 2 सालों के हैं, दोनों सालों का लेस कर दो 20,000। ठीक है जी, 2 सालों का म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, तो 2 सालों का म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, 50,000 हमारी क्या आ गई, नेट एनुअल वैल्यू। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू में से लेस। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दीजिए 30%, 15,000। लो बेटा, 35,000 आ गया। हाँ जी बेटा, 50,000 पे हमारी नेट एनुअल वैल्यू थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दी 15,000, 35,000 क्या हो गया हमारा, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा है ही नहीं। लो जी, ये टैक्सेबल इनकम आ गई। अब बेटा क्या करेंगे बताओ, टैक्सेबल इनकम 35,000 है। अब इसमें ऐड करोगे, यहाँ पर ऐड रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट। हाँ जी बेटा, अनरिलाइज रेंट रिकवर हुआ है, कितना रिकवर हुआ है, क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है 20,000। 20,000 पे बेटा अनरिलाइज रेंट के रिकवर हुए हैं। और एक एरियर, एरियर भी बेटा रिकवर हुआ है, एरियर भी लिख लो। हाँ जी बेटा, किराया जो एरियर मिला है 12,000 का, 20,000 तो वो किराया मिला है जो डूब गया था। ठीक है, और 12,000 वो किराया मिला है जो बेटा एरियर है, कोई किराया पिछले साल का कोई रह गया होगा एरियर, तो दोनों का टोटल कर लो, 32,000 आ गया। 32,000 में से लेस। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट, 30%। हाँ जी बेटा, 9600 रुपये माइनस हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, 9600 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, 22,400। हाँ जी बेटा, इन दोनों का टोटल कर दो अब, 35,000 का, 35,000 और 22,400। हाँ जी बेटा, 57,400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, 57,400।
हाँ जी बेटा, बताइए, क्लियर है? हाँ, पहले तो मकान की इनकम निकाल लो, ये आ गई 35,000। उसके बाद आपने जो अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है और एरियर बेटा जो रिकवर हुआ है, दोनों का टोटल करके और 30% लेस कर देना। एरियर क्या होता है, सुन लो बेटा ध्यान से, एरियर क्या होता है? कई बार मकान का मालिक किराएदार का किराया बैक डेट से बढ़ा देता है। हाँ जी बेटा, मान लीजिए कोई किराएदार है जो 5,000 रुपये बेटा किराया दे रहा था, ठीक है जी। किराएदार ने उसका किराया कर दिया 7,000। सुनो ध्यान से, पहले 5,000 रुपये किराया था, अब बेटा कितना हो गया, 7,000। और वो ये कहता है कि ये 7,000 रुपये किराया मैं आज से तो लूंगा ही, और पिछले 2 सालों का भी मेरे को इसी रेट से चाहिए। पिछले 2 सालों का किराया भी वो 7,000 रुपये के हिसाब से मांग रहा है। पहले वो किराया बेटा कितना ले चुका है, पिछले 2 सालों का किराया उसने 5,000 पर मंथ के हिसाब से लिया हुआ है, बट वो मांग कितने रहा है, मांग रहा है 7,000 रुपये। जनरली ऐसा तब होता है जब कोई किराएदार मकान पे कब्जा कर लेता है ना, कब्जा कर लेता है, तो उस केस में मकान का मालिक ये कहता है, ठीक है भाई, तू मेरा कब्जा नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं, तेरा किराया मैं बैक डेट से बढ़ा देता हूँ। तो हाँ जी बेटा, 2 सालों का 5,000 के हिसाब से उसने किराया दिया हुआ है, जबकि अब कितना कर दिया, 7,000। कितना किराया बढ़ गया, 2,000 पर मंथ किराया बढ़ गया। 2,000 पर मंथ को जरा मल्टीप्लाई कर दो 2 सालों का, 2 सालों में कितने महीने हो गए, 24 महीने। तो कितना किराया बनता है, 48,000 रुपये और ले लेगा वो। इसको बेटा बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट। जब किसी किराए को बैक डेट से बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में किराएदार से जो किराया वसूल हुआ है उसको एरियर बोल दिया जाता है। ठीक है जी। तो इस 48,000 में से भी 30%, एरियर का रूल क्या है, एरियर का अमाउंट टैक्सेबल होगा, एरियर में से भी क्या अलाउड होगी, हाँ जी बेटा, 30% डिडक्शन। एरियर का जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल है, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से लेस की जाएगी। हाँ जी बेटा। चलो जी, आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, फिर कल आपको आगे करवाएंगे। आज का होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ जी बेटा, बाय बाय।